Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel, Vijendra the English Teacher. Dear student, how are you? I hope you will be very well. तो डियर स्टूडेंट, हम लोग वर्ब को पढ़ रहे हैं और वर्ब के लगभग अपने 4 से 5 वीडियो अभी तक बनाए जा चुके हैं हमारे। और वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, उन सभी वीडियोज़ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहाँ से जाकर उनको ज़रूर देख लें, ताकि एक सीरीज़ की तहत हमारा वर्ब का पूरा चैप्टर एक क्रम से चल रहा है तो कंप्लीट होता जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, और हैज हैव हैड के हमने 15 रूल्स बताए थे। 15 रूल्स में से हमने हैज हैव हैड के लिए हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें जो हैज हैव हैड का वीडियो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, और 2 पार्ट्स में से पहला पार्ट हैज हैव हैड का हम बना चुके हैं और आज हम उसके सेकेंड पार्ट को लेकर के आए हैं। और पहले पार्ट में हमने लगभग 8 रूल्स को पढ़ा है और बाकी के रेस्ट जो 7 रूल्स हैं वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। इसका रूल नंबर देखिए डियर स्टूडेंट, हमारा रूल नंबर 9, और जो रूल नंबर 9 ही कहता है नेगेटिव सेंटेंसेस विद हैव। अब हम अभी तक जो भी नियम हमने पढ़े हैं उसमें हमने नेगेटिव का कोई जिक्र नहीं किया था। अब रूल नंबर 9 के अकॉर्डिंग हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ में हैव के साथ में हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो वो हम यहाँ देखते हैं। तो उसका ये 2 तरह से बनाए जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जो हैं 2 ही नेगेटिव सेंटेंस इसमें हैव के साथ बनाए जाते हैं। वो 2 प्रकार से बनते हैं, और जिसका पहला स्ट्रक्चर तो ये रहता है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड प्लस नो प्लस नाउन। पहला स्ट्रक्चर तो ये हुआ, और दूसरा स्ट्रक्चर ये रहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड प्लस नॉट एनी प्लस नाउन। तो नो और नॉट एनी दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो पेन। मेरे पास कोई पेन नहीं है। हैव यहाँ आ गया, यहाँ ये नो हो गया। ये पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से बना। अब इसको हम दूसरे स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। आई हैव नॉट एनी पेन, मतलब मेरे पास कोई पेन नहीं है। या फिर ही हैज नो हाउस, उसके पास कोई घर नहीं है। यहाँ हैज लगाया हमने, ऊपर हैव आई गया है। या फिर इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, ही हैज नॉट एनी हाउस, उसके पास कोई घर नहीं है। बातें दोनों एक ही है, चाहे हम नो लगा दें चाहे नॉट एनी लगा दें। हालांकि नॉट एनी की अपेक्षा नो वाला जो है ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके बाद इसका दूसरा नियम क्या कहता है, रूल नंबर 9 का ही दूसरा। अगर हम कहीं पर डू, डज या डिड का यूज करना हो, तो डू, डज और डिड के साथ में केवल और केवल मैं डू, डज और डिड के साथ हैव का ही यूज करना होता है। इसके साथ हमें हैज या हैज का यूज नहीं करना है, केवल और केवल हैव का यूज करना है। अब फॉर एग्जांपल के लिए है, इसको ऐसे ही बना सकते हैं हम। पहले वाले को ले लेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल
आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव पेन, मेरे पास पेन नहीं है या मैं पेन नहीं रखता हूँ। इसको ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे इसका हो जाएगा, ही डज नॉट हैव हाउस लिख दो, उसके पास घर नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गई कि जहाँ पर डू डज या डिड की बात आए तो उस कंडीशन में हैव का ही यूज किया जाएगा। यहाँ तक कि डिड के साथ भी हैव का ही यूज होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने आप में सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगी हुई है। अब इसी को हम बनाते हैं अगर, तो ही डिड नॉट हैव हाउस, उसके पास घर नहीं था। अब यहाँ पर बात जो आती है, हैव ही क्यों लगाया गया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पास्ट टेंस को ये शो कर रहा है। अगर यहाँ पर हम हैड को लगाएंगे तो डिड को हटाना पड़ेगा। बिना डिड के, मतलब डिड और हैड दोनों एक साथ नहीं लगेंगे। अगर डिड लगाया जाएगा तो हैव होगा, और अगर हैड लगाना है तो वहाँ पर डिड का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इतना कि रूल नंबर 10। तो रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग होता क्या है कि जैसे रूल नंबर 10 में इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात आई है, हैव के साथ में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो जैसे नेगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनाए जा रहे थे, ठीक वैसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो तरीके से ही हैज हैव हैड के साथ में बनाए जाएंगे। देखिए उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। ये भी दो प्रकार से बनते हैं। स्ट्रक्चर होगा हैव, हैज या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। रिमेनिंग वर्ड्स में क्या होगा, यहाँ पर वर्ब भी हो सकती है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो वही रिमेनिंग वर्ड्स होंगे। मतलब बाकी जो शेष रह जाता है वो सब यहाँ पर आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या होगा इसके लिए, जैसे हैव यू ए पेन, क्या तुम्हारे पास में एक पेन है। तो यहाँ पर ये हैव पहले आ गया, ठीक है ना, और इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद में ये रिमेनिंग वर्ड्स जो हैं वो आ गए। ए पेन, हैव यू ए पेन, क्या तुम्हारे पास में एक पेन है। या फिर हैज ही ए बुक, क्या उसके पास में एक बुक है। ये सब्जेक्ट है, ये हैज है, और यहाँ पर ए बुक रिमेनिंग वर्ड्स रह गए। या फिर हैड का हैड वाला ही बना सकते हैं हम, हैड ही ए बुक, क्या उसके पास में एक बुक थी। ऐसे ही बना सकते हैं हम। अब इसके बाद दूसरा है, इसका सेकंड रूल ये कहता है कि डू डज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। इस तरह से हम दूसरी तरीके से बना सकते हैं, मतलब लगभग सेम वैसा ही जैसा हमने नेगेटिव बनाया था, बस उसमें नॉट था, हैज हैव हैड सब्जेक्ट के बाद था या सब्जेक्ट से पहले है। तो इसमें क्या करना है हमको, डू डज डिड सब्जेक्ट प्लस हैव के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब मान लीजिए हमने यही दे दिया, क्या तुम्हारे पास में एक पेन है, तो ये ऐसे ही बना सकते हैं, डू यू हैव ए पेन, क्या तुम्हारे पास एक पेन है। या फिर डज ही हैव ए पेन, ए बुक लिखो, यहाँ पर बुक है तो बुक ही लिखेंगे हम। डज ही हैव ए बुक, क्या उसके पास एक किताब है। या फिर हेड वाला ही बना देते हैं हम, डिड ही, यहाँ पर भी हैव ही आएगा, नो कि हैड। डिड ही हैव ए
क्या उसके पास एक बुक थी। तो यहाँ पर ये डू आया, यहाँ डज आया, यहाँ डिड आया, यहाँ पर तीनों में ये हैव ले लिया, ये तीनों सब्जेक्ट हो गए और ये बाकी तीनों के तीनों रिमेनिंग वर्ड्स हो गए। तो डियर स्टूडेंट, ये रूल नंबर 10 हुआ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं रूल नंबर 11। तो रूल नंबर 11 में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट प्लस इन्फिनेटिव। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें होता क्या है कि जिन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर हम यूज करते हैं तो उससे हमें ये लगता है कि काम पूरा नहीं हुआ है। काम पूरा नहीं हुआ वो वर्ब हैं कौन कौन सी, इसमें विश, होप, वांट, एक्सपेक्ट, इंटेंड, सपोज, थिंक। ये सारी वर्ब्स ऐसी हैं कि इन्हें अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं तो हमें लगता है काम पूरा नहीं हुआ है, काम पूरा ना होने का इनसे बोध होता है और ये आशा, अभिलाषा, इच्छा, कल्पना की द्योतक होती हैं। इन वर्ब्स के पास्ट परफेक्ट के बाद में इन्फिनेटिव का यूज होता है। अगर हम इनको यूज कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट के बाद में हम इन्फिनेटिव का भी यूज इनके साथ में करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यदि क्या है, आई हैड एक्सपेक्टेड टू फाइंड हिम हेयर, तो ये है एक्सपेक्टेड, ये वर्ब है हमारी और हेड तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है, वो तो पास्ट परफेक्ट की बात आ गई तो हेड है ही है। तो आई हैड एक्सपेक्टेड, मुझे आशा थी, टू फाइंड, अब ये सिंपल इन्फिनेटिव लगा हुआ है, सिंपल इन्फिनेटिव है, टू फाइंड हिम हेयर, मुझे ऐसी आशा थी, ऐसी उम्मीद थी कि मैं उनको यहाँ पर पाऊँगा, लेकिन मतलब क्या हुआ, लेकिन पा ना सका। मुझे ऐसी उम्मीद थी कि मैं उनको यहाँ पर पा लूँगा लेकिन नहीं पा सका। पाने की अभिलाषा थी, पाने की इच्छा थी लेकिन पा ना सका। ऐसे ही आई हैड विश्ड टू बाई ए न्यू कार, मेरी इच्छा थी कि एक नई कार खरीदूं लेकिन नहीं खरीद सका, पुरानी खरीदी, मेरी इच्छा थी। अब इसमें होता क्या है कि इन सेंटेंसेज में सिंपल इन्फिनेटिव की जगह, सिंपल इन्फिनेटिव की जगह पे परफेक्ट इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं। जैसे है आई हैड एक्सपेक्टेड, ये तो चीज़ वही रहेगी। अब ये टू हैव फाउंड, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव हो गया। आई हैड एक्सपेक्टेड, वही बात है कि मुझे आशा थी, टू हैव फाउंड हिम हियर, कि मैं उनको यहाँ पर पाऊँगा लेकिन नहीं पा सका। या आई हैड विश्ड, ये वही है, टू हैव बाउट ए न्यू कार, मेरी इच्छा थी कि मैं नई कार खरीदूँ लेकिन नहीं खरीद सका या नहीं खरीद पाया, बात वही है। तो डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 11 क्लियर, ठीक। आगे आते हैं रूल नंबर 12। तो रूल नंबर 12 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कभी कभी देखते हैं हम यहाँ पर हैव हैड, हैज हैड, हैड, विल हैव हैड, यानी कभी कभी हैव या हैड का यूज जो है वो लगातार 2 बार हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि पहला जो हैव या हैड है या हैज है जो भी है वो ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है, और दूसरा जो हैड यूज होता है वो फाइनाइट वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा फाइनाइट वर्ब के रूप में ये होता है, जैसे है आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, या तो ये तो है मॉडल वर्ब, मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब है, और जबकि ये हैड जो है ये फाइनाइट वर्ब के रूप में यूज हुआ है कि आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। या फिर ही विल हैव हैड हिज ब्रेकफास्ट बाई नाउ, भाई आप अपना ब्रेकफास्ट हैड, शी हैड हर ब्रेकफास्ट वेरी अर्ली, उसने अपना ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी कर लिया। तो यहाँ पर इनमें देखा 2 बार, तो इसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब है और दूसरा फाइनाइट वर्ब है। ये जितने हमको ये दिख रहे हैं यहाँ तक, ये सब ऑक्सिलरी ऑब्लिक मॉडल वर्ब है, और जबकि ये और दूसरा ये और तीसरा ये भी यहीं जोड़ लो, ये हैं फाइनाइट वर्ब। इसके बाद रूल नंबर 13। तो रूल नंबर 13 के अकॉर्डिंग क्या है कि कभी कभी शर्त, इच्छा या कल्पना का बोध कराने के लिए हैड का यूज किया जाता है। जैसे है हैड आई बीन ए किंग, वही बात जैसे वर आई ए किंग, वैसे ही हैड आई बीन ए किंग, काश में एक राजा होता। या फिर हैड आई
वो ने लॉटरी, काश मैंने एक लॉटरी जीती होती या मेरी लॉटरी लग गई होती। तो इस तरह से रूल नंबर 12 और 13 कंप्लीट हुए। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। हमारा रूल नंबर 14 और 15। तो रूल नंबर 14 में क्या होता है, हैज, हैव, बीन प्लस नाउन, नाउन विद प्रीपोजिशन। तो इसमें होता यह है कि इस तरह के वाक्यों से हमें ये पता लगता है कि कोई काम पास्ट टेंस में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, उसका प्रेजेंट से कोई संबंध नहीं है, प्रेजेंट में वो काम ख़त्म हो चुका, प्रेजेंट में वो काम चला ना, शुरू हुआ ना ही ख़त्म हुआ, पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही ख़त्म हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, आई हैव बीन टू इंग्लैंड, ये हैव बीन ही इस चीज़ को बता रहा है, आई हैव बीन टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड गया था, पहले गया था और लौट भी आया, अब उसका कोई मतलब नहीं है। या फिर आई हैव बीन ए प्रोफेसर, मैं एक प्रोफेसर था, मतलब था अब नहीं है, प्रोफेसर था अब नहीं है प्रोफेसर। तो ये रहा रूल नंबर 12 और रूल नंबर रूल नंबर 14। अब रूल नंबर हमारा 15। तो 15 में क्या होता है, गो इक्वल लॉज। कभी कभी है गो या लॉज, कभी कभी गो का यूज लॉज यानी खोने के अर्थ में किया जाता है, गो का यूज लॉज यानी खोने के अर्थ में किया जाता है। तो होता क्या है कि कोई चीज़ खो गई तो उसके लिए हम इज गॉन या इज लॉस्ट का यूज करेंगे, बाज गॉन या फिर बाज लॉस्ट का यूज करेंगे। लेकिन अब अगर हम ये सोचें कि वहाँ पे हैज हैड गॉन या हैज हैड लॉस्ट का यूज करें तो वो सरासर गलत होगा। हम हैज हैड लॉस्ट या हैज हैड गॉन का यूज नहीं कर सकते, इज गॉन या इज लॉस्ट, बाज गॉन या फिर बाज लॉस्ट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल है हमारा हिज बैग इज लॉस्ट, हिज बैग इज लॉस्ट, तो यहाँ पर उसका बैग खो गया है। या फिर इज गॉन, बात वही है, उसका बैग खो गया है। या फिर हिज बैग बाज लॉस्ट, उसका बैग खो गया था, या बाज गॉन, उसका बैग खो गया था। अब इसमें हमने किसी और वही हैज हैड का यूज ना करके डायरेक्ट बाज या इससे ही इसको बनाया गया। नंबर 15 भी कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने हैज हैव हैड के लगभग 7 रूल्स को पढ़ा है। बाकी के 8 रूल्स हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं और आई होप आपको ये 7 रूल्स आज के और पिछले जो 8 रूल्स थे वो सारे के सारे आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। हम चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन चलने से पहले आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, ताकि पूरा हैज हैव हैड का यूज अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। वरना एक पार्ट देखने में मज़ा नहीं आएगा, दोनों पार्ट जब आप देखेंगे तो दोनों पार्ट्स आपके अच्छे से क्लियर हैज हैव हैड का यूज क्लियर कर देंगे। और बस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।